हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शायद अली। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें आज हम भारत के संविधान का भाग एक, जिसे हम जानते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के नाम से, और भाग दो, जिसे हम जानते हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता के नाम से, इन दोनों भाग को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो इसी वीडियो में हम कवर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम भारत के संविधान का पहला ही भाग डिस्कस करेंगे, जिसे हम जानते हैं संघ और उसके अधीन राज्य, यूनियन एंड इट्स स्टेट, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान किए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला ही आर्टिकल हमें इसी भाग से मिलेगा, यानी शुरुआत इसी भाग से होती है संविधान की, और यहाँ से 4 से 5 तरह के प्रश्न पूछे हुए हैं आपकी परीक्षाओं में। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, समझेंगे पहले ही आर्टिकल को यानी अनुच्छेद 1 को। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। डायरेक्टली आपसे परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में वर्णित है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बिल्कुल डायरेक्टली यही स्टेटमेंट पूरा दिया जाता है। तो इस वाले अनुच्छेद से एक सवाल ये भी बना है कि भारत के संविधान में इंडिया को या भारत को कितने नामों से वर्णित किया गया है? तो इंडिया अर्थात भारत, यानी ये दोनों नामों का यूज़ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी हमारा देश जो बना है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स से बना है, यानी स्टेट्स को मिला करके बनाया है, राज्यों का संघ बनाया है। मतलब यहाँ पर एक सबसे ऊपर एक पावर होनी चाहिए जिसे हम केंद्र सरकार या संघ सरकार बोल सकते हैं, जिसमें संघ को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है इन कंपैरिजन राज्यों के। तो हमारे देश में जो संघ की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो स्ट्रांग होती है, और जो राज्य होती हैं, राज्य सरकारें हमेशा ही कमज़ोर होती हैं केंद्र के मुकाबले में। तो इस तरह की जो संघात्मक सरकार का जो ढांचा है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और संवैधानिक तौर पर हमारे देश के दो ही नाम हैं, एक तो भारत, दूसरा इंडिया। संवैधानिक तौर पर कहने का मतलब संविधान में जो मेंशन है। बाहर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियाँ होती हैं, पैक्ट वगैरह होते हैं, समझौते वगैरह, उनमें जो भारत का नाम लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वो इंडिया ही लिखा जाता है। ये हुआ आपका आर्टिकल 1। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 बात करता है भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश। देखो, भारत का जो क्षेत्र है, भारत जो संघ है, इसकी सीमा में अगर कोई भी बाहर का राज्य, बाहर का क्षेत्र आकर शामिल होना चाहता है, मिलना चाहता है, भारत में ही अपना जो है विलय कर देना चाहता है, तो इसकी जो इजाज़त देता है हमारा संविधान, वो आर्टिकल 2 के तहत देता है। अनुच्छेद 2 में इजाज़त मिली है, परमिशन है, ये शक्ति है भारत के संविधान को कि भारत में नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश किया जा सकता है। एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एरिया, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है आपकी परीक्षाओं में। दोनों ही आर्टिकल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसा ही एक बार हुआ था कि कोई बाहरी क्षेत्र आकर हमारे देश में उसको मिलाया गया था भारतीय संघ में। ये था हमारा सिक्किम राज्य। एक बार कोई देश या कोई भी क्षेत्र आकर के, कोई राज्य इसमें बाहर का जो अभी एग्जिस्टिंग है भारत, उससे बाहर का आकर के मिलता है, तो वो अंदर आ तो सकता है भारत संघ में, भारतीय संघ में, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता। तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, इसे बाद में ऐड किया गया था। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था वर्ष 1974 के तहत। सिक्किम का विलय किया गया था भारत में, और इसे जो हमारा असम राज्य था, असम का को स्टेट या असम का सह राज्य इसको बनाया गया था। को स्टेट कह लीजिए या एसोसिएट स्टेट बनाया गया था असम का इसको। अगले ही साल क्या किया, अगला संशोधन लेकर के आए गए। अगला संशोधन जब आया 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में, इसके तहत सिक्किम को सेपरेट राज्य बना दिया गया, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सिक्किम जो बना भारत का, वो 22वां राज्य बना। ये सवाल कई बार पूछा हुआ, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत बना? देखो, संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा जो मिला 22वें राज्य के रूप में, वो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और ऐसे पूछता है सिक्किम को असम का सह राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 35वां 1974 को। अब देखेंगे तीसरा अनुच्छेद आर्टिकल 3
आर्टिकल 3 कहता है भारत में जो नवीन राज्यों का जन्म है और इनके नाम और इनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। मतलब जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं भारत के, एक राज्य को तोड़कर दो राज्यों में बांट देना, या तीन राज्यों में बांट देना, या दो राज्यों को मिलाकर एक कंबाइंड राज्य बना देना, ये सब, या किसी राज्य का नाम बदलना, ये सब शक्ति किसमें है? ये सारी पावर आर्टिकल 3 में है। भारत में नए राज्यों का जन्म और इनके नाम और इनकी सीमा, यानी बाउंड्री अगर डिफाइन करना है, किसी राज्य की सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, तो वो सब आर्टिकल 3 के तहत ही किया जाएगा। तो हम याद रखेंगे, अगर किसी राज्य के नाम में, सीमाओं में उसकी परिवर्तन किए जाते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत ही किए जाते हैं। 1956 में क्या किया गया था? जब राज्यों का गठन हुआ था, उस समय हमारे देश में 14 राज्य हुआ करते थे और 6 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये सवाल पूछा हुआ है आपसे कि राज्यों के गठन के समय वर्ष 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे और कितने यूनियन टेरिटरीज थे? तो 14 राज्य याद रखिएगा और 6 यूनियन टेरिटरीज। ये सवाल एज इट इज़ पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। और ये भी याद रखेंगे, अगर आर्टिकल 3 का इस्तेमाल हो रहा है, यानी आर्टिकल 3 को अगर प्रभावित किया जा रहा है, ऐसे कोई कानून बनाया जा रहा है जिससे आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 प्रभावित हो रहा है, तो इस विधि को, इस कानून को बनाने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ज़रूरी होती है। उससे संबंधित कोई नया स्टेट अगर क्रिएट करना है तो उससे संबंधित जो भी बिल है, वो जो विधेयक है, वो किसके पास भेजना होगा? वो राष्ट्रपति के पास सबसे पहले भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति नहीं दे देते तो राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जा सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे जो राज्य हैं वो 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आर्टिकल नंबर जो 4 है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता परीक्षा में, लेकिन ये तीनों आर्टिकल बहुत पूछे आते हैं आपकी परीक्षाओं में। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को प्रभावित करने वाला कानून साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का जो दर्जा था, पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, अब 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उसको तोड़ दिया गया, बदल दिया गया, तो इसके लिए संविधान में हमें संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं किया गया संशोधन। इसके लिए एक साधारण बिल से ही, एक साधारण विधेयक पास करके ही या पेश करके ही, जिसे हमने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 कहा, इसी से हमारा काम हो गया। ठीक है, तो इस आर्टिकल 4 का मतलब यही है, यानी एक साधारण प्रक्रिया से इसको किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे राज्यों के। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपीएससी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपका जून में होगा, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, और इस टेस्ट सीरीज़ में आप रैंक 1 स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। यानी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर आपको पीसीएस की तैयारी, उसके अलावा यूपी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी फ्री में करने का मौका मिलता है। इसके साथ यूपी लेखपाल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए चल रही है अनअकैडमी की, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं, जिसमें वीडियो का बैच कोर्स है, ये भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इधर यूपी कांस्टेबल बैच में मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं, और लोअर पीसीएस का आपका बैच आज से शुरू हो गया है। जीएस की टेस्ट सीरीज़ को आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको इन सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी अनअकैडमी में करने को मिलती है, या डायरेक्टली आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी इन कोर्सेज़ की तैयारी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10। इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चुनेंगे, उसमें IALI10 रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। पुनर्गठन के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ भारत में, राज्यों की जो पुनर्गठन की शुरुआत हमारे देश में हुई, यानी जो अलग अलग राज्य थे, यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ भारत में। तो आप जानते हैं भारत में पहले बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। आज़ादी के टाइम, आज़ादी के पहले भी सैकड़ों रियासतें थीं भारत में, सब अलग अलग रूल कर रहे थे अपने लोकल एरियाज़ में, और उन सब का एकीकरण करने का काम, जो सबसे ज़्यादा, जो सर्वाधिक योगदान दिया गया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया। और भारत के एकीकरण में इनका अमूल्य योगदान है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। इसी दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। भाई बिस्मार्क कौन है? तो बिस्मार्क जो है, ये जर्मनी में जो अलग अलग पहले एरियाज़ थे, जर्मनी के एकीकरण करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा बिस्मार्क का। इसीलिए बिस्मार्क ने जो है कभी जर्मनी में ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र को जर्मनी में एक तरीके से विलय करने या एकीकृत करने का काम किया था। तो वैसे ही ठीक उन्हीं की तर्ज पर
हम भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और इस समय भारत जो है दो स्वतंत्र अलग अलग राज्यों में बटा, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो इंडिया में उस समय देखें, हमारे देश में दो तरह के राज्य हुआ करते थे। एक तो प्रोविंस, जिनको हम प्रांत कहा करते थे, और दूसरे हुआ करते थे, ये जो प्रोविंस थे ये ब्रिटिश शासन के अंडर में हुआ करते थे, और इनकी संख्या 9 थी। और अगर हम वैसे देखेंगे, रियासतें, दूसरे जो राज्य थे वो प्रिंसली स्टेट कहलाते थे, देसी रियासतें कहलाती थीं। उनकी संख्या उस समय थी 552, 552। तो ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासतें थीं, और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इन जो रियासतें थीं इनको जो है भारत में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया। सारे रियासतों को कन्विंस करके इनमें मिला लिया गया, और इसमें 552 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत संघ में शामिल नहीं हुई थीं। कौन कौन सी थीं? कौन कौन सी थी? एक तो हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा कश्मीर। रियासतें भारत में शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया था। बाद में हैदराबाद रियासत को आर्मी पावर का इस्तेमाल करके, सैन्य कार्रवाई करके इसे भारतीय संघ में मिला लिया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, वहीं के लोगों से पूछा गया, तो यहाँ पर जो है फिर इसका भी लोगों का जब जनमत संग्रह आया तो इसको भारत में विलय कर लिया गया, जूनागढ़ को। तीसरी रियासत थी कश्मीर। कश्मीर उस वक्त ना तो भारत में शामिल हुआ था, ना ही पाकिस्तान में शामिल हुआ था, और इस समय राजा हरी सिंह यहाँ पर रूल करते थे। ये कहते थे कि हम भारत और पाकिस्तान से दोनों से ही अलग रहेंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। और आज़ादी के बाद में क्या हुआ? 1947 के बाद में, अक्टूबर 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो है, जो कश्मीर था उस पर अटैक कर दिया गया, और जिस हिस्से को आज हम POK बोलते हैं, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जो हमने कल ही लेक्चर में पढ़ा है भूगोल के, इस POK वाले हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। इस बात से परेशान हुए जो राजा हरी सिंह थे, महाराजा, इन्होंने तुरंत एक जो है विलय पत्र सौंपा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि हम जो है भारतीय संघ में मतलब शामिल होने को तैयार हैं। वो राज़ी हो जाते हैं, और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंप दिए गए थे। तो ये हुआ, इस तरह से भारत संघ जो है बनने को तैयार हो रहा था। और इसी के दौरान यहाँ के बाद 1947 तक की बात हो चुकी, वर्ष आ गया 1948। 1946 में आप जानते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और अगले ही वर्ष 1948 में क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही एक कमीशन का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम जानते हैं धर कमीशन के नाम से, जिसके अध्यक्ष थे SK धर। इस आयोग को बनाने का जो उद्देश्य ये था कि राज्यों का पुनर्गठन करना था। SK धर जो है एक रिटायर्ड जज थे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसको कहा गया धर आयोग या धर कमीशन। आप जानते हैं आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश के सामने यही था कि राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, किस हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं भारत के जो क्षेत्र हैं, अगर आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाओगे तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है हमारा। मतलब हर किलोमीटर पर अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज चेंज होती है, संस्कृति भी लगभग आप देखते हैं उत्तर भारत में अलग, दक्षिण भारत में अलग, पूर्व भारत में अलग। मतलब आर्ट जो कल्चर है यहाँ का बहुत डिफरेंट होता चला जाता है। ठीक उसी तरह भाषाएं भी डिफरेंट होती चली जाती हैं। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अब मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएं, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषी लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, तो अलग अलग राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, ऐसी डिमांड उठने लगी। इसकी समीक्षा करने के लिए धर आयोग का गठन किया गया था, और 1948 में धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट बनाई, और इसमें एक तरीके से पूरी तरह स्ट्रांगली ये बता दिया कि हमारे देश में जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, वो केवल और केवल प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर ही होना चाहिए, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर मना कर दिया इस आयोग ने। इसके बाद में वर्ष 1948 में जयपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के गठन के लिए एक समिति का गठन किया। इसको जानते हैं हम किस नाम से जानते हैं? JVP कमेटी या JVP समिति। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इस कमेटी का गठन किया गया, और 1949 में इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी, और उसमें भी यही बात की कि राष्ट्र की एकता और सुरक्षा जो है केवल और केवल, या आप कह सकते हैं कि जो राज्यों का गठन करने का आधार है वो भाषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को थोड़ी सी
एक तरीके से कमज़ोर हो सकती है। तो इसलिए फिर से यहाँ रिकमेंड किया गया दोबारा कि राज्यों का गठन जो है प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। मतलब उसमें भी नेशनल यूनिटी, हमारी राष्ट्र की एकता ज़रूरी है, सुरक्षा ज़रूरी है, आर्थिक विकास, समृद्धि, सारी चीज़ें फैक्टर्स इसमें शामिल किए गए। तो इसमें जो है जैसे इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इसके खिलाफ जो है दक्षिण भारत में विद्रोह होने शुरू हो गए। इस प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति थे दक्षिण भारत में जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। रामल्लू भारत सरकार के खिलाफ उस वक्त आंदोलन शुरू किया था इन्होंने, और आंदोलन चल रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग बहुत तेज़ हो गई, लेकिन ये मांग स्वीकार नहीं की गई थी। तो पोट्टी श्री रामल्लू जो थे भारत सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन के दौरान ही। तो जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में हिंसा सी फैल गई, तो भारत सरकार को मजबूरन तेलुगु भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा। यानी भाषा के आधार पर जो राज्य पहले जिसको गठन किया गया वो है आंध्र प्रदेश। ये सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। तो आंध्र प्रदेश के बनने की कहानी आपको समझ में आ गई। तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र भाषा के आधार पर जो है 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया वाज आंध्रा। इसके बाद में दिसंबर 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को हम जानते हैं 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग है। ये इवोल्यूशन ऑफ स्टेट कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया वर्ष 1953 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। इसी कमीशन को हम जानते हैं फजल अली आयोग या फजल अली कमीशन के नाम से ही प्रश्न पूछा हुआ है। फजल अली कमीशन को भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए ही बनाया गया था। जो फजल अली हैं, इनके साथ में जो 2 सदस्य और थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पानिक्कर जो थे, इस कमीशन के द्वारा जो है भाषा और संस्कृति और जो एकता के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और इसी के बाद जुलाई 1956 आ जाता है, जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ जाता है। ये आयोग बनाया है, इसने सिफारिश की, चीज़ों को देखा परखा और अपनी रिपोर्ट पेश करके अप्रूव कर दिया। अप्रूवल के बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी अब कानून आ गया। इस कानून के तहत जब ये कानून आया, हमारे देश में 14 राज्य थे, 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956 के तहत कितने राज्य थे भारत में? 14 राज्य थे। कितने यूनियन टेरिटरी थे? 6 यूनियन टेरिटरी थे। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी वर्तमान 2021 में कितने हैं? 28 राज्य हैं। यूटी कितने हैं? 8 यूटी हैं। ठीक है, ये है वर्तमान। और हम बात करेंगे अब कौन कौन से राज्य थे वो 14 राज्य कौन कौन से थे? असम, बॉम्बे, मध्य प्रांत था एक सेंट्रल प्रोविंस, एक संयुक्त प्रांत जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस या उत्तर प्रदेश आज जानते हैं इस नाम से। बिहार था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये थे। और 6 यूनियन टेरिटरी में आते हैं आपके दिल्ली, हिमाचल पहले यूटी हुआ करती थी, लक्षद्वीप जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, मणिपुर पहले यूटी हुआ करती थी, त्रिपुरा भी यूटी थी और अंडमान निकोबार यूटी थी। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से राज्य शामिल होते गए, अब इसको देखेंगे। देखो, इसमें 1954 में पौंडीचेरी को भारत में इसका विलय किया गया। 2 साल बाद 1956 में पौंडीचेरी को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा दिया गया इसको। 18 दिसंबर 1961 में गोवा, दमन दीव, इनको जो है सैन्य कार्यवाही करके पुर्तगालियों से खाली करवाया गया था और 1961 को ही इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अब बात करेंगे 1 मई 1960 को जो बॉम्बे स्टेट एवोल्यूशन एक्ट आया, बॉम्बे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत बम्बई को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक बना हमारे देश का 15वां राज्य, भाई 14 अभी हम पढ़ चुके हैं, 14 राज्यों का गठन हुआ था, तो 15वां राज्य हमारे देश का बना। गुजराती भाषा के आधार पर बनाया गया किसको? गुजरात को। और बम्बई का जो नाम बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया, तो महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या मिलता है? बम्बई। ठीक है, वो भी इस एक्ट के तहत किया गया था इसका नाम चेंज। ठीक है, वर्ष 1960 की बात है ये। चलो अब हम बात करेंगे 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड को काट कर या अलग करके एक सेपरेट राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब को, जो पंजाब है, पंजाब राज्य से हिंदी भाषा बोलने वाले और जो पंजाबी थे उनको, पंजाबी भाषा बोलने वालों को सेपरेट किया गया। तो जो हिंदी भाषा के साथ अलग में हुए थे वो राज्य बनाया गया हरियाणा, और पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब बनाया गया। और जो चंडीगढ़ थी इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, तभी कब? 66 में। 2 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ये अभी बताया था हमने, पहले यूटी हुआ करता था, ये स्टेट का दर्जा मिला इसको।
21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी राज्य अधिनियम आया और इसको हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्ट के नाम से। इसके आधार पर 3 राज्य क्रिएट किए गए, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 3 राज्य क्रिएट किए गए थे इस एक्ट के तहत। अब है 26 अप्रैल 1975 को, अभी हमने देखा था 22वां राज्य बना भारत का कौन, 22वां राज्य क्या था, सिक्किम बनाया गया था, ठीक है। पहले ये सह राज्य था असम का। 1975 में क्या हुआ, ये 36वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन आया था इस वक्त। ये अभी पीछे हमने पहले ही आर्टिकल में डिस्कस किया था इसको, ठीक। अगले देखेंगे 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य क्रिएट किए गए एक ही वर्ष में, ठीक। इसमें पहले अरुणाचल का नाम हुआ करता था नेफा, नेफा को हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ असम के नाम से। और 30 मई को 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहे लास्ट के, एक इंपॉर्टेंट सारे ही हैं ये, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना। 1 नवंबर 2000 को 3 राज्य क्रिएट किए गए थे। इसमें कौन कौन से थे, इसमें छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया एमपी से लग करके, उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया गया यूपी से लग करके, झारखंड को 28वां राज्य बनाया गया बिहार से लग करके, और 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट को क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो 29वां राज्य भारत का कौन सा था, तेलंगाना। और वर्ष 2020 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बाइफरकेट किया गया, अलग अलग किया गया। इसमें देखिए याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को तो 36वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। और इस राज्य की भी डेट लिख लीजिए यहाँ पर 9 नवंबर वर्ष 2000 को, ये वर्ष सेम है, ठीक है। इसको बनाया गया था उत्तराखंड को, और इसी महीने में 15 नवंबर को ही बनाया गया था, वर्ष था 2000 झारखंड को क्रिएट किया गया था। तो ये 26, 27, 28 में राज्य बने थे इस तरह से। तो ये वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।